दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज हमारे देश में जहां कई महीनों से मणिपुर के जातीय दंगों की खबरें आ रही थीं, चर्चाएं हो रही थीं, अब जो उसमें हमारा हरियाणा भी शामिल हो गया है। मेवात में हुए दंगे, नूह में हुए दंगे, इन दंगों की आवाज़ भी पूरे शहर में गूंजने लगी है, संसद में गूंज रही है, दुनिया में भी गूंज रही है। तो दोस्तों मैं आज इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि ये दंगे आखिर होते कौन हैं, दंगा कराता कौन है, ये दंगाई कहां से आते हैं। आखिर हवा में तो पैदा होते नहीं, कहीं ना कहीं ये दंगाई हो, अतिवादी हों, आतंकवादी हों, कोई ना कोई इन्हें पैदा करता है। आप देखें कि मणिपुर का मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ा था, आज भी उस पर संसद में जमकर बहस हो रही है और ऊपर से हरियाणा के सांप्रदायिक दंगे प्रकाश में आ गए, ये भी संसद में बहस में शामिल हो गए। जबकि हरियाणा का इतिहास रहा है, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे लगभग मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो ये दंगे अब क्यों हो गए? कौन है पर्दे के पीछे जिसने इन सांप्रदायिक दंगों की स्क्रिप्ट लिखी? और मेरा मानना है, बुद्धिजीवियों का मानना है, समझदार नागरिकों का मानना है कि दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। ये मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं। लेकिन ये करवाता कौन है? ये कराने वाले किसी के भी हितैषी नहीं होते। इनका अपना एक टारगेट होता है जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, और वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब इसको आप राजनीति से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में वोट महत्वपूर्ण होता है और मतदाताओं का मन अपनी तरफ मोड़ने के लिए, वोटों की खेती काटने के लिए नेता और राजनीतिक दल किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। उनमें सांप्रदायिक दंगे भी शामिल हैं, उसमें जातीय दंगे भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन दंगों से आखिर फायदा किसे होता है? जिस तरीके से किसी भी परिवार में लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी भी समाज में लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा हो, सांप्रदायिक दंगा हो, धार्मिक दंगा हो, इनसे अनिष्ट ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता। तात्कालिक रूप से राजनीतिक दलों को चुनावी फसल काटने के लिए तो फायदा हो सकता है, लेकिन इसका अंत बुरा होता है। वो किस तरीके से होता है? आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में वर्षों से तालिबानी आतंकवादियों का खौफ पूरी दुनिया में है, और ये तालिबान किसने पैदा किए थे? ये अब सब जानते हैं, बुद्धिजीवी सब जानते हैं कि अमेरिका ने वो तालिबानी पाकिस्तान की मदद से पैदा किए थे, रसिया को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए। क्योंकि रसिया की फौज, सोवियत संघ की फौज उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति अफगानिस्तान के बुलाने पर आई थी। तो अफगानिस्तान को, अमेरिका को लगा कि ये जो रसिया घुसा है यह इस पर कब्जा कर लेगा और हमारा जो पैठ इस इलाके में है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनको बाहर निकालने के लिए सीधे तौर पे तो अमेरिका ये कर नहीं पा रहा था, तो उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से तालिबान पैदा की और वो अपने मकसद में सफल भी हुए। उन्होंने
पाकिस्तान की मदद से तालिबान खड़े किए अफ़गानिस्तान में, और उन तालिबानों ने रसिया को वहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान दें आप कि इन्हीं तालिबानियों को जब ताकत मिल गई, उनके पास हथियार पहुँच गए, तो वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकियों को भी आग दिखाने लगे। उन्होंने अमेरिका पे ही हमला कर दिया था, आपको मालूम है, जिसमें 3-3.5 हज़ार लोग मारे गए थे कई वर्ष पूर्व। और उसके बाद बरसों अमेरिका को तालिबानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, उसका भारी आर्थिक नुकसान हुआ, कई हजार नाटो के सैनिक मारे गए, अमेरिका को बहुत भारी उसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो उन तालिबानी आतंकियों को हरा नहीं सका और पूंछ दबाकर उसको अफगानिस्तान से भागना पड़ा। और फिर वही तालिबानी आतंकवादी जिनकी सरपरस्ती पाकिस्तान करता था, उनके हक की लड़ाई लड़ने की बात करता था, उधर अमेरिका से आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए लाखों डॉलर लेता था और पर्दे के पीछे उन्हीं आतंकवादी संगठनों की मदद भी करता था। ये उसका रास्ता था अमेरिकी डॉलर खींचने का और उस पर मौज करने का। लेकिन ये नीति भी पाकिस्तान की रास नहीं आई, और वही अफगानिस्तानी तालिबान और उन्हीं के बॉर्डर से लगे पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में कितने ही वर्षों से तबाही मचाए हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। पिछले वर्षों में जब अपने प्रधानमंत्री जी थे खान साहब, उन्होंने खुद स्वीकारा था कि हमारे ही आतंकवादियों ने हमारे ही नागरिकों कम से कम 40,000 से ऊपर उनकी हत्या की है वर्षों में, और उनके पूरे दुनिया में आतंकवाद के नाम पर बुरा उनकी जो मतलब उनको उसका झेलना पड़ा है, पूरी दुनिया का कोप भाजन बनना पड़ा है कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का गढ़ है, ये आतंकवादी पैदा करता है। और ये साबित भी हो चुका है, जहां पाकिस्तान ने आतंकवादियों को, अतिवादियों को पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाया और उनकी सप्लाई विदेशों तक में की, लेकिन वही आतंकवादी आज पाकिस्तान के लिए नासूर बने हुए हैं। और उन्हीं आतंकवादियों की मदद से पाकिस्तानी सरकारों ने समय समय पर भारत में भी आतंकवादी हमले करवाए हैं। और आज पाकिस्तान की छवि आतंकवादियों के कारण ऐसी हो गई है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता, वहाँ कोई निवेश नहीं करता और उसकी हालत जर्जर है। तो ये मैंने कहानी इतनी क्यों सुनाई? वो इसलिए सुनाई कि क्या हम उसी तरीके के आतंकवाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारे भी देश में उसी तरीके का आतंकवाद तो नहीं पनप रहा है? कहीं हम उसी तरीके की अतिवादी नीतियां अपनाकर कहीं अपने देश में आतंकवादी, अतिवादी तो नहीं पैदा कर रहे हैं? जो मणिपुर में हो रहा है कई महीने से, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, भारत की उसकी बहुत बदनामी हुई है। और अब जो हरियाणा में हुआ, जो इतना शांति प्रिय प्रदेश है, तो यहाँ ये कैसे हुआ? हम मान लेते हैं कि पिछले 10 साल में ये नीति रही है भाजपा सरकार की कि दंगे कराओ चुनाव जीतो, दंगे कराओ चुनाव जीतो। ये अप्रत्याशित रूप से सत्य है, मीडिया में भी लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी भी कहते हैं, और ये अदालतों में भी साबित हो चुका है कि हिंदू मुसलमान करके भाजपा आरएसएस चुनाव जीतने का प्रयास करती रही है। चूंकि अब फिर चुनाव सिर पर हैं, तो फिर उसी रास्ते पर चलते हुए मणिपुर के दंगे हुए हैं, जातीय दंगे हुए हैं, और उसका दूसरा अंक जो है ये हरियाणा में घटा है। मान लेते हैं ये सरकार हिंदुओं की हितैषी है, तो फिर हिंदुओं को बचाने के लिए उसने कदम क्यों नहीं उठाए? सब जानते हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले से दोनों तरफ के अतिवादियों द्वारा, चाहे वो
अतिवादी हिंदू संगठन थे, चाहे वो मुस्लिम आतंकवादी संगठन थे, अतिवादी संगठन थे, वो तैयारियां कर रहे थे। उनकी वीडियो एक हफ्ते पहले से आ रही थी और वो इतनी खतरनाक वीडियो थी दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदू अतिवादियों की तरफ से भी और मुस्लिम अतिवादियों की तरफ से भी। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए? यदि सरकार को, मनोहर सरकार को हिंदुओं की ही इतनी चिंता होती तो वो दोनों तरफ की एक हफ्ते से चल रही इनपुट को पकड़कर इन अतिवादियों को धर पकड़ करके जेल के अंदर पहुंचा सकती थी और कई लोगों की जानें बचा सकती, जो नूह में और मेवात में और आसपास फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव में जो नुकसान हुआ है, जो आर्थिक नुकसान लोगों का हुआ है, जो सैकड़ों लोग पलायन कर गए हैं, जो सैकड़ों लोगों के अवैध निर्माण जो है तोड़े गए हैं, वो सब बर्बादी ना होती। लेकिन जिस तरीके से पुलिस डकैती पड़ने के बाद, चोरी होने के बाद, कोई बड़ा कांड होने के बाद जब बदमाश उसे करके चले जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, तब पुलिस पहुंचती है। इसी तरीके से जब सारा कुछ हो चुका होता है, अतिवादी या आतंकवादी या बदमाश लोग वो कांड कर चुके होते हैं जो उसने करना होता है, तब सरकार जाग। आज की तारीख में सरकार के पास इतने तरीके हैं सोशल मीडिया पे तुरंत गतिविधियों को पकड़ने के लिए कि कहाँ बदमाश क्या कर रहे हैं, वो क्या तरह की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, कैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ पता ही नहीं था। उनकी सीआईडी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, हरियाणा सरकार के जो गुप्तचर विभाग हैं वो क्या कर रहे थे। आप जानते हैं कि इलाके की जो पुलिस चौकी होती है ना, थाना जो होता है, एक एक बदमाश की पता होती है उन्हें कि भाई ये जो भी अवैध धंधे होते हैं, चाहे वो शराब तस्करी हो, चाहे अवैध हथियारों का धंधा हो, किसी भी तरीके का अवैध धंधा हो, कौन बदमाश है, कौन अतिवादी है, कौन क्या कर रहा है, कौन संत है, कौन बदमाश है, हर एक का लेखा जोखा हर एक पुलिस चौकी, पुलिस थाने में होता है उस इलाके का। तो फिर पुलिस चौकियां, पुलिस थाने या वहाँ के एसएसपी या डीसी, उनको कुछ नहीं पता था, सपनों में सो रहे थे सब। और जब कांड हो गया, जब 6 लोग मर गए, 6 परिवारों का भविष्य खराब हो गया, पूरे मेवात की वजह से पूरे देश में विदेश में हमारी बदनामी हुई एक शांतिप्रिय प्रदेश की, तब सरकार जागी और तब उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उस मामले को लगभग काबू भी कर लिया। हम इसके लिए बधाई देते हैं सरकार को कि जो उसने जिस तरीके से काबू किया वो काबिल तारीफ है। लेकिन सरकार इसी काम को, ये सांप्रदायिक दंगे होने से पहले, ये मौतें होने से पहले भी तो कर सकती थी। फिर वो पहले क्यों नहीं किया? इसीलिए क्वेश्चन वाचक निशान इस प्रदेश की मनोहर सरकार के ऊपर लग रहा है। ये सब कुछ हो सकता था, सरकार को सब कुछ पता था या पता होना चाहिए था, और ये दंगे होने से पहले ही उनको पकड़ा जाना चाहिए था। कैसे हथियार आ रहे थे, कैसे पहाड़ियों पे जमा हो रहे थे, या कैसे जो है हिंदू संगठनों के अतिवादी नेता एक दूसरे को ऐलान कर रहे थे जंग की तरह, कुछ नहीं पता था किसी को। वो कमाल है भाई। तो ये सरकार का फेलियर है, या जैसा कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये आवाज़ उठ रही है कि ये शायद चुनावों की वजह से ये सब कराया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो मेरा कहना है कि दंगाई आते कहाँ से, कौन लोग होते हैं ये दंगाई, और जो दंगे में शामिल होते हैं, जो तलवारें लेकर चलते हैं, जो बंदूकें लेकर चलते हैं, जो बम बनाकर हमला करते हैं, पेट्रोल बम बनाकर हमला करते हैं, जो गाड़ियों में आग लगाते हैं, जो
मतलब दर्जनों गाड़ियां फूंक दी, धू धू करके जली, जिसमें करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ। तो ये लोग कौन होते हैं दंगाई? जितना ही मुझे समझ है, मैं एक पत्रकार होने के नाते जितना मैं ये जानता हूं कि इन दंगाइयों में ना तो कोई जज का बेटा होता है, ना कोई इंजीनियर का बेटा होता है, ना कोई डॉक्टर का बेटा होता है, ना कोई मंत्री का बेटा होता है, ना कोई एमपी का बेटा होता है, ना एमएलए का बेटा होता है, ना किसी अरबपति करोड़पति का बेटा होता है। फिर ये कौन लोग हैं जो एकदम तूफान की तरह आते हैं और आतंक मचाकर लोगों की जानें लेते हैं, माहौल करते हैं, पलायन को मजबूर कर देते हैं? तो दोस्तों, ये समझना होगा हमारे समाज को, या जिन लोगों से ये अतिवादी बनते हैं, दंगाई बनते हैं, उनको इन्हें रोकना होगा। और आप पहचान कर लीजिए, जितनी भी एफआईआर, शायद 100 से भी ऊपर जो एफआईआर लिखी जा चुकी हैं, और सैकड़ों लोग दंगों के आरोप में पकड़े जा चुके हैं, तो उनका सारा बायोडाटा निकाल लें। वो सब आपको गरीब परिवारों के मिलेंगे, दलित परिवारों के मिलेंगे, आदिवासी परिवारों के मिलेंगे, मजदूरों के मतलब परिवारों से मिलेंगे, पिछड़े परिवारों से मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार का भविष्य इन दंगों में शामिल होकर क्यों खराब करते हो? क्यों अपने परिवार को बर्बाद करते हो? जब तुम जेलों में चले जाते हो, या दंगे में पुलिस की गोली से मारे जाते हो, या एक दूसरे की गोली से मारे जाते हो, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाता है, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाता है, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये जो दंगाई कहाँ से आते हैं, कौन से समाज से आते हैं, तो इन्हीं समाजों को सोचना पड़ेगा कि हम किसी के भी छोटे लालच में आकर दंगाई ना बने। कुछ लोग उनका माइंड वॉश कर देते हैं, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर, मुसलमानों की रक्षा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, किसी और मुद्दों पर, और अतिवादी संगठनों में वो घुस जाते हैं और फिर मारे जाते हैं, या उनको वर्षों वर्षों मुकदमों का सामना करना पड़ता है, और वो फिर कभी जिंदगी में ढंग से खड़े नहीं हो पाते। कई बार ऐसे लोगों का शासन प्रशासन भी इस्तेमाल करता है, बड़े संगठन भी इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक दल भी इनका इस्तेमाल करते हैं, नेता भी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन सब का इनसे मतलब जो करवाना होता करवा लेते हैं, जब वास्ता ख़त्म हो जाता है और वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर इनको दंगाइयों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनकी फिर दुर्गति होती है। इनका जानते हो इनका माइंड वॉश कैसे होता है इन दंगाइयों का? चाहे वो हिंदू संगठनों के चरमवादी हों, अतिवादी हों, या मुस्लिमों के, मुस्लिम समाज के आदिवासी अतिवादी हों, या किसी और समाज के हों, इनको उसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है जिस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अब खबरें तो हमारे यहाँ से भी आने लगी है हिंदुस्तान में, कि कैसे मौलाना लोग इन गरीब समाजों के अनपढ़ लड़कों को, गरीब लड़कों को हसीन सपने दिखाकर, और 72 हूरों का वो कि भाई जब तुम जो है स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि इसी पैटर्न पर तो हमारा देश नहीं चल पड़ा है, कि हमारा समाज उसी तरफ तो नहीं दौड़ रहा है। दोस्तों, नेताओं को भी समझना होगा, राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि वो ऐसे आतंकी संगठन ना बनाएं। कल को ये उसी तरीके से आप पर भारी पड़ सकते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तालिबान आतंकी वहाँ की सरकारों पे भारी पड़ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की थी, स्कूल के सैकड़ों बच्चों को मार दिया था, और वहाँ तो ये आम बात है, मस्जिदों पर हमले बोने,
उन पर जो बम फोड़ देना, मानव बम फोड़ देना, तो वहाँ आम बात है 10, 20, 50, 100 लोग इन ऐसे हमलों में पाकिस्तान में हमेशा मरते रहते हैं। और आज पाकिस्तान के साथ ना कोई संबंध रखना चाहता है, न कोई व्यापार करना चाहता है, ना कोई वहाँ निवेश करना चाहता है। पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, वहाँ पर्यटन भी खत्म हो चुका है। यानी एक भिखारी से कैसी स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। कहीं हम निजी स्वार्थों के लिए उसी रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, याद रहे, जो इन दंगों में शामिल होते हैं या जो इन दंगों की पटकथा लिखते हैं, वो याद रहे, यदि उन्होंने इस रास्ते को ना छोड़ा और गरीब बच्चों को बर्बाद होने से ना रोका, तो हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, जो कभी हमारा ही हिस्सा था, कहीं वो आग हमारे देश में भी ना लग जाए, फैल जाए, और ये अतिवादी संगठन जिनको हम पाल रहे हैं, कल ये हम पर भारी ना पड़ जाए। तो हमें चुनावी लालच में, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया लोकतंत्र के सच्चे रास्तों को चुनाव जीतने के लिए अपनाएं। इन रास्तों को, दंगा बनाने के रास्तों को, दंगा कराने के रास्तों को, सांप्रदायिक दंगों को ख़त्म करने के लिए सब मिलकर खड़े हो जाएं। पूरा देश सांप्रदायिक दंगों के, जातीय दंगों के खिलाफ खड़ा हो और अभियान चलाया जाए, आंदोलन चलाया जाए। उन लोगों को भी समझाया जाए जिन वर्गों के गरीब बच्चे इनमें शामिल होते हैं और उनको मरवाया जाता है। और सरकारों को भी, ऐसे राजनीतिक दलों को भी देश की जनता आंदोलन करके खड़ा होके सबक सिखाए कि भविष्य में इस तरीके के दंगे, सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे ना हो सकें। तो दोस्तों, ये देश के हित में मेरी ये बात थी, ये मेरा मुद्दा था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इस पर सोचना जरूर, देश की जनता जरूर सोचे। जिन वर्गों के गरीब बच्चे इनमें शामिल होके इस्तेमाल होते हैं वो भी सोचें, उनके माँ बाप भी सोचें, शासन प्रशासन भी अवश्य सोचे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना से। नमस्कार। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूम।